चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था एमपीपीएससी प्री के अकॉर्डिंग होने वाली है। एमपीपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है कि आप प्री के लिए इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ के आइए। स्वाभाविक सी बात है, पहले तो आपको इंडियन इकोनॉमी का परिचय और जो उन्होंने इंडिविजुअल टॉपिक्स दिए हैं, जैसे आरबीआई उन्होंने अलग से दिया है, सेबी अलग से दिया है, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज अलग से दी गई हैं, आयात और निर्यात इससे संबंधित आपको डेटास पढ़ के जाने हैं, यानी कितना देश से आयात कर रहे हैं, किस देश से ज्यादा आयात कर रहे हैं, किस वस्तु का ज्यादा आयात कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के बारे में हमको पढ़ के जाना है, औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़कर जाना है, और विदेशी व्यापार। ये हमारा टॉपिक है जो एमपीपीएससी 2021 में हमसे पूछने वाला है प्री के एग्जाम में, जो अप्रैल में होने वाला है। चलिए आज की क्लास में हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, आरबीआई के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो जुड़िए, सभी लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए और आ जाइए हमारे साथ। क्लास को समझिएगा थोड़ा सा कि आरबीआई एक्चुअली क्यों पढ़ने के लिए कहा गया है हमसे। क्योंकि हमारे सिलेबस में प्री में उन्होंने कहा है हमसे कि आप आरबीआई को पढ़ के आइए, सेबी को पढ़ के आइए और एनबीएफसी को पढ़कर आइए, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को। ये एक्चुअली क्या है? ये एक प्रकार की वित्तीय संस्थाएं हैं, यानी आरबीआई और सेबी एक वित्तीय संस्थाओं का रूप है। तो अगर एमपीपीएससी के सिलेबस को और उसके नेचर को समझा जाए कि वो सिलेबस कुछ और देता है और पूछ हमसे कुछ और लेता है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमसे कहा गया है ये पढ़कर आइए, लेकिन हम आपको एडिशनल इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हो सकता है वो हमसे पूछ दे इरडा क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इरडा का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेशन वाला काम है, जो ये इरडा किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित हुआ था? तो आंसर है मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर स्थापित हुआ था। दूसरा, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? तो इरडा के लिए एक्ट बना था एक्ट 1999। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुभाष कुंतिया इसके वर्तमान अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में है। इरडा का सीधा सा काम है, जो भी आप बीमा करवाते हो और उस बीमा में जो आपको क्लेम मिलने वाला है, उस क्लेम का निर्धारण किसी एक अपेक्स बॉडी के द्वारा किया जाता है। वही अपेक्स बॉडी हमारी इरडा है। एक्चुअली ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये किसी न किसी वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित की गई हैं। हालांकि इरडा हमसे नहीं कहा गया है कि आप पढ़कर आइए, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि आरबीआई एक वित्तीय संस्था है। उसी को आधार बनाकर मैंने भारत की अन्य वित्तीय संस्थाओं को यहाँ पर लिख दिया है। इन फैक्टरों को आप एक बार देख लेंगे तो एग्जाम हॉल में हो सकता है आपको उतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े जो अमूमन हमें करना पड़ता है। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है, ये तो ये पेंशन फंड रेगुलेशन अथॉरिटी है। ये कमेटी बनी थी ओएसिस कमेटी। इस ओएसिस कमेटी के अध्यक्ष थे एस.ए. दवे साहब। इस पीएफआरडीए का जो मुख्य उद्देश्य था वो पेंशन से रिलेटेड कार्य को करना था। भारत में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि भारत में व्यक्ति अपनी बचत को पेंशन फंड में बहुत कम रखना चाहता है। भारत में व्यक्ति अपनी बचत को सबसे ज्यादा एफडी और आरडी में रखना चाहता है, फिर म्यूचुअल फंड में रखना चाहता है, फिर बीमा करवाना चाहता है, और लास्ट में जो बचत करना चाहता है वो पेंशन फंड के रूप में करना चाहता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखने की जरूरत है कि भारत में जो बचत की प्रवृत्ति है वो सबसे कम किस में देखने को मिलती है। तो आप उत्तर दे देना कि सबसे कम पेंशन फंड वाले एरिया में देखने को मिल रही है। व्यक्ति इसमें उदासीन होता जा रहा है। कब स्थापित हुआ? तो 23 अगस्त 2003 को पेंशन फंड का जो अथॉरिटी है वो स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और एस बंदोपाध्याय अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। सिडबी पर आते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सूक्ष्म उद्योगों को वित्त मुहैया कराने का काम करता है, जैसे मुद्रा बैंक करती है। मुद्रा के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे चलकर। यूके सिन्हा समिति के अनुसार पर सिडबी की स्थापना की गई थी, जो 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, ये ध्यान रखना। सिडबी और सेबी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस में सेबी दिया गया है तो मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा सेबी में। मैं सेबी में उतना ही डिटेल से डिस्कस करूंगा जितना मैं आरबीआई में आज करने वाला हूँ। मुख्यालय लखनऊ में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो एस रमन साहब है। पर्याप्त है इसका। नाबार्ड के बारे में हमसे बोला तो नहीं गया है कि आप पढ़कर आइए, लेकिन फिर भी हम एक नजर मारकर देखते हैं।
नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ। तो ये एग्रीकल्चर यानी कृषि, रूरल माने गांव, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक सर्वोच्च संस्था बनाई गई है जिसे हमने नाबार्ड नाम दिया। नाबार्ड के अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं। वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है वो 3 स्तर पर है, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर और ग्राम के स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो कोऑपरेटिव बैंक है उनकी संख्या 31 है और ग्रामीण जो बैंकें हैं उनकी संख्या वर्तमान में 43 है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो नाबार्ड है यह 2 लोगों को नियंत्रित करता है, यानी 2 संस्थाओं को नियंत्रित करता है, एक कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा ग्रामीण बैंक। एस शिवरामन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी, जो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। 1982 में एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी। एक्सिम बैंक अपने आप में एक डेवलपमेंट बैंक होती है। डेवलपमेंट ऐसी बैंकें होती हैं जिसमें आप कॉमर्शियल लेन देन नहीं कर सकते, यानी नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, उसमें आम नागरिक जाके अपना खाता नहीं खोल सकता, इसलिए इसे नॉन कॉमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। तो 1982 में एक्सिम बैंक की भी स्थापना हुई थी, जिसे आयात और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो गोविंद चिंताला है। तो ये पर्याप्त है मेरे हिसाब से। आपके लिए पूछा गया है वित्तीय संस्थाएं। अब आप ये पूछेंगे सर वित्तीय संस्थाओं में अन्य और किन संस्थाओं पे हम काम करके चले जाएं, और वो काम आपको इसी पैटर्न पर करना है। आपको समिति देखनी है, आपको एक्ट देखना है, आपको ये देखना है कि मुख्यालय कहाँ है और उसका मुख्य अध्यक्ष कौन है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा मुद्रा के बारे में पढ़ के जाइए, मुद्रा का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा और सेम पैटर्न इस पर यूज कर लीजिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। एक सलाह और दूंगा कि आप सीडो के बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट पढ़ के चले जाइएगा। यदि आपको ये कंटेंट नहीं मिल रहा है कि सर हम इनको कहाँ से कंप्लीट करें, मैं फिर से सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे ऐप पर विजिट कीजिए, वेदांत ऐप पर। वहां पर आपको डिजिटल पीडीएफ मिलेगा और यह डिजिटल पीडीएफ जो भी होगा वो आपको भी फ्री अवेलेबल हो रहा है कुछ छात्रों के लिए, बाकी सभी के लिए नहीं है। पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इनका प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी फ्री। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात के लिए। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। चलिए साहब, तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो हुआ। अब मैं आपसे बात करता हूँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको भूमिका बना दूं, क्योंकि एमपीपीएससी आपसे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी पूछने लगे। अगर इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल आ जाता है तो आप परेशान हो सकते हैं। फैक्चुअल तो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, कॉन्सेप्चुअल क्या होगा सर? देखते हैं अगला हम कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। समझिएगा, इसमें 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं, एक वित्त और एक संस्था। संस्था का क्या मतलब होता है? संस्था एक ऐसा उपकरण का समूह है जो विशेष हितों की पूर्ति करता हो। अर्थव्यवस्था में 2 ही चीजें काम करती हैं, पहला संसाधन और दूसरा मानव की आवश्यकता और इच्छा। आवश्यकता और इच्छा हितों की पूर्ति का सीधा सा साधन है, स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उन आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं सभी उपकरणों के समुच्चय रूप को हम संस्था कहते हैं। अगली बात, तो सर वित्त क्या होता है? अर्थव्यवस्था की भाषा में एक लाइन में बोलूं वित्त का मतलब होता है मुद्रा को खर्च करने का अधिकार। सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं। यदि आपके जेब में 500 रुपए हैं और वो 500 रुपए खर्च करके यदि आप चाय पी सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर ये बोल सकते हैं कि मेरे पास वित्त है। वित्त का मतलब ऐसा पैसा जिसे आप खर्च कर सकते हो, एक प्रकार का अधिकार है। और ये अधिकार कई प्रकार से आता है, जैसे आपको नौकरी मिल जाए, रोजगार वित्त का अधिकार देता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप चोरी कर लें, चोरी करने से जो आपको पैसा मिलेगा उसको भी आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप उधार ले लें, उधार का जो पैसा मिलेगा उसको भी आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप भीख मांग लें, भीख का भी पैसा मिलेगा उसको भी खर्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा चंदा बांटने वाले और चंदा मांगने वाले। राम मंदिर बन रहा है, माता का पंडाल लग रहा है, चलो आज ईद है, हमें चंदा दे दीजिए। तो जो चंदा का पैसा आ रहा है, इसका मतलब अनुदान का पैसा भी एक प्रकार का वित्त का अधिकार देता है। 100 की सीधी एक बात, जो पैसा आप खर्च कर पाओ वो आपका वित्त कहलाता है।
तो वित्त है क्या? तो आपने कहा मुद्रा को खर्च करने का अधिकार है। अब प्रश्न उठ गया आपके सामने, तो मुद्रा क्या है? तो मैं आपसे बोलूंगा कि मुद्रा के लिए कई सारे कथन हैं, तो सभी लोगों ने मुद्रा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। आप बोलोगे सर कथन क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो पी के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एमपीपीएससी ने पिछली बार कथन पूछा था हिस्ट्री में, तो एमपीपीएससी जब हिस्ट्री में कथन पूछ सकता है तो इकोनॉमिक्स में कथन पूछने में उसे क्या समस्या है? तो आप तो अपनी तैयारी पूरी करके जाइए ना, आप इस मेंटलिटी से बैठो ही मत कि हमें केवल फैक्ट पढ़ना है। अच्छे छात्र वो हैं जो फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और मैं मानता हूँ वेदांत के साथ वही छात्र जुड़ेंगे जिन्हें वास्तव में एग्जाम क्रॉस करना है और क्वालिफाई करना है। तो देखिए, मुद्रा से संबंधित कई सारे कथन है। पहला वॉकर का कथन है। वॉकर बोलते हैं मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। अब प्रश्न अगला, तो सर मुद्रा के क्या कार्य हैं? तो मुद्रा के कई सारे कार्य हैं, जैसे मूल्य का संचय करना मुद्रा का कार्य है, क्रय विक्रय करना मुद्रा का कार्य है, ऋण उदायगी मुद्रा का कार्य है। लेकिन मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थिरीकरण करना, स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू। तो मूल्य का स्थिरीकरण करना मुद्रा का कार्य नहीं है। जैसी मूल्य है, मान लो कि आज मेरे पास 50 रुपए हैं, तो हो सकता है डॉलर के सापेक्ष ये 50 रुपए 40 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब जो मुद्रा होती है वो मूल्य का स्थिरीकरण नहीं करती है, स्टेबलाइजेशन नहीं होता है उसके वैल्यू में। तो मुद्रा का ये कार्य नहीं है। बाकी 3 मुद्रा के कार्य हैं। कल को एमपीपीएससी आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है, उठा के बता देना कि सर स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी इनको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? मेंस में, ठीक है। क्राउमर ने क्या बोला है मुद्रा के लिए? क्राउमर कहते हैं मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और ये 10 रुपए बचत के रूप में है मेरे पास, तो मैं इस बचत को निवेश में बदल दूंगा, और निवेश अपने आप में उत्पादन है, और उत्पादन मुद्रा का सृजन करता है। इसीलिए क्राउमर कहते हैं मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तीसरा कथन आपके सामने आएगा क्राउथर का। क्राउथर ने मुद्रा को लेकर एक कथन दिया है कि पहिया 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 माने व्हील, बोट माने जो हम चुनाव के समय देते हैं, और तीसरी मुद्रा इंसान की सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। इंसान ने 3 ही बहुत बड़े आविष्कार किए हैं जिसने इंसान जीवन को ही बदल दिया है। पहला पहिया बनाया, दूसरा बोट जिससे चुनाव हो सके, और तीसरा मुद्रा। ये क्राउथर का कथन है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा है ग्रेसम। ग्रेसम ने बोला था पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हुआ करते थे। पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कैसे करती है? मैं आपको 2 नोट देता हूँ, एक 10 रुपए का जो एकदम कड़क नोट है, और एक 10 रुपए का जो मुलायम और फटा हुआ नोट है। मैं गारंटी से बोलता हूँ जब आप बाजार जाओगे तो आप जो कड़क किरकिरा नोट है उसको जेब में रख लोगे, और जो सड़ा हुआ नोट है वो आप चलाने की कोशिश करोगे। तो यही तो ग्रेसम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब अच्छी मुद्रा तो तुम्हारी जेब में आ गई जिसकी कंडीशन अच्छी है। सरकार ने ये इसलिए निकाली थी कि जो पुरानी मुद्रा है वो जितने हाथों में जाएगी तो मुद्रा के बीच में घर्षण होगा, हाथ और मुद्रा के बीच में, तो घर्षण से वो मुद्रा और कमजोर होगी, और थोड़े समय के बाद वो नोट फट जाएगा। क्योंकि सरकार चाहती है कि जो मैंने नया नोट छापा है व्यक्ति उसका ज्यादा यूज करे, तो जो पुरानी मुद्रा है वो भी कुछ समय तक साथ साथ चल सकती है। तो सरकार को नया नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सरकार का राजस्व भार कम हो जाएगा। पर सरकार की इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। इसी सिद्धांत को दिया था ग्रेसम ने, इसीलिए इसे ग्रेसम का सिद्धांत कहा जाता है। एक है सेलिंगमैन। सेलिंगमैन का कथन मुझे बहुत प्रभावित करता है। सेलिंगमैन कहते हैं वह वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त मुद्रा हो जाती है। यानी कि अगर आप कोचिंग में आते हो और आपके पास पैसा नहीं है और आप मुझे बदले में मुद्रा के रूप में अपनी लर या मुट्ठी देना चाहते हो और मैं उसको स्वीकार करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि सेलिंगमैन एकदम जिंदा हो गए। कोई भी वस्तु जिसे आप स्वीकृति दे दो, ठीक है भैया ये आपकी मुद्रा है, तो उसे मुद्रा के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके कई सारे डायमेंशंस हैं जिनको हम मेंस में बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों। ये प्री की क्लास है, आप भी समझ रहे हो कि मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपके सामने डिलीवर करना है। तो अभी मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, मुद्रा की बात को हम आगे समझते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि वित्त संस्था मतलब जो आपको पैसे देने की क्षमता रखती हो, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहा जाता है। गांव की भाषा में बोलूं, ऐसी दुकान जहां पर आप जाके पैसे उधार ले सकते हो, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वित्तीय संस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो मैंने कहा वित्तीय संस्था जहां पर स्थापित की जाती है उन्हें वित्तीय बाजार कहते हैं। बाजार का मतलब जहां पर हम लेन देन कर सकते हो। लेन देन किसका करना है? हमको वित्त का करना है।
और वित्त क्या होता है? ऐसा पैसा जिसे हम खर्च कर सकते हो। वो खर्च करने का क्या अधिकार होता है कि या तो नौकरी कर लो, या चोरी कर लो, या उधार ले लो, या भीख मांग लो। कई तरीके हैं आपके पास। सबसे अच्छा तरीका है कि आप नौकरी कर लो। रोजगार के द्वारा दिया गया अधिकार सबसे सम्मानीय अधिकार होता है। इसीलिए ध्यान से पढ़ो। एमपीपीएससी में अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो ये मानिए कि आपकी लाइफ बन जाएगी। आगे, वित्त बाजार में, यानी कि ऐसा बाजार जहां पर वित्त का लेन देन होता हो, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार। यहाँ वित्त का लेन देन अल्पकालिक समय के लिए होता है। यहाँ अल्पकालिक समय का मतलब होता है 1 साल से कम सामान्यतः। और पूंजी बाजार में होता है दीर्घकालिक समय। दीर्घकालिक का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा सामान्यतः। जब भी मैं बोलूंगा मुद्रा बाजार तो इसको नियंत्रित करता है आरबीआई, और जब भी मैं बोलूंगा पूंजी बाजार तो इसको नियंत्रित करता है सेबी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा सिलेबस हमसे आरबीआई बोला है पढ़ने के लिए, पर वास्तव में आरबीआई वित्त बाजार का एक छोटा सा अंग है। इसीलिए मुझे ये भूमिका बनानी पड़ी आपको समझाने के लिए। अब हम जब मुद्रा बाजार में आते हैं तो मुद्रा बाजार के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है असंगठित और एक होता है संगठित। संगठित मुद्रा बाजार जिस पर आरबीआई अपना नियंत्रण रखता है, और असंगठित मुद्रा बाजार जिस पर आरबीआई अपना नियंत्रण नहीं रखता। उदाहरण के लिए कि अगर मैं किसी गांव में किसी दोस्त से पैसा लेता हूं, तो जो मैंने लेन देन अपने दोस्त से किया है, क्या इसकी खबर आरबीआई को हो सकती है? आप बोलोगे सर नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने दोस्त के द्वारा किए गए व्यापार को असंगठित क्षेत्र में रखा हुआ है। किसान साहूकार से पैसा लेता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। इसी शब्द में एक क्रम आता है हुंडी। हुंडी प्राचीन काल में लेन देन के लिए प्रयोग होने वाला एक प्रकार का प्रतिपत्र हुआ करता था, जिसे हमने हुंडी कहा था। तो हुंडी भी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान में हुंडी इसमें शामिल नहीं होती। संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो संगठित क्षेत्र में देखिए, ट्रेजरी बिल आता है, नोटिस मनी मार्केट आता है, कॉल मनी मार्केट आता है, कॉमर्शियल बिल आता है, और कॉमर्शियल पेपर आता है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये हिस्सा संगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जब हम आपको सेबी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, पूंजी बाजार एक प्राथमिक बाजार होता है और एक द्वितीयक बाजार होता है। प्राथमिक बाजार ऐसा बाजार होता है जहां कंपनी और उपभोक्ता के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। बिचौलिया का मायने, अगर कंपनी अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेचना चाहती है तो उपभोक्ता कंपनी से जाके अपना सीधा उत्पाद खरीद सकता है। कंपनी के द्वारा निकाला गया पैसा उसे बोलते हैं आईपीओ, राइट इश्यू, एफपीओ और ईएफपीओ। ये क्या होता है ये हम सेबी की क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही द्वितीयक बाजार के अंतर्गत हम लोग शेयर बाजार पढ़ेंगे, जिसमें हम बीएसई और एनएसई इत्यादि के बारे में पढ़ने वाले हैं। चूंकि मेरी क्लास आज आरबीआई से संबंधित है, इसीलिए मेरा पूरा फोकस आरबीआई के ऊपर होने वाला है। तो हम वापस से आते हैं आरबीआई की तरफ। अब आरबीआई में सर ऐसा क्या पढ़कर जाए कि एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जाए प्रश्न और हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। सीधी सी बात। पहले तो हम बात करेंगे आरबीआई की पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि का मतलब एक इतिहास सुनाऊंगा, आरबीआई कैसे बना, क्यों बना, कहां बना, इस प्रकार की बातें करने वाला हूं मैं आपसे। दूसरा है सहयोगी संस्थाएं। तीसरा है कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली का मतलब है कि कैसे काम करता है आरबीआई। तीसरा है अगला है गठन। गठन का मतलब अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य होते हैं। और फिर है इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया। फिर कार्य करने का तरीका और अन्य तथ्य जो भी मुझे जरूरत लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। तो सबसे पहले आरबीआई की पृष्ठभूमि को कंप्लीट करते हैं। मेरी बात को समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया में ये अशांति फैली हुई थी, तब भारत में भी इस प्रकार की अशांतियां हुआ करती थी। तो उस समय भारत में वित्तीय क्षेत्र में कुछ सुधार होने की कोशिश की जा रही थी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब भारत में चैम्बरलिन आयोग बनाया गया था। और ये चैम्बरलिन आयोग भारत में केंद्रीय बैंक की अनुशंसा करता है। चैम्बरलिन आयोग 1914 में बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाए आरबीआई, तो शब्द यूज नहीं करना है। शब्द यूज किया गया था भारत में केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक वह बैंक होती है जो उस देश के सभी बैंकिंग प्रणालियों का मालिक होता है और उसको नियंत्रित करता है और चलाने का तरीका बताता है और उससे संबंधित नीतियों को बनाने का काम भी करता है। तो चैम्बरलिन ने एक शब्द यूज किया था कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो चैम्बरलिन आयोग का संबंध भारत में केंद्रीय बैंक से है, ना कि आरबीआई से। कब स्थापित हुआ था? तो 1914 में स्थापित हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इनकी बातों को सुना ही नहीं गया, क्योंकि उस समय कुछ और ही कार्य हो रहे थे दुनिया में, तो ये कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। अगला शब्द आता है हिल्टन यंग आयोग। ये हिल्टन यंग आयोग बहुत ज्यादा फेमस है। 1926 के आसपास इसका गठन होना शुरू हो गया था। और इन्होंने एक, एक्चुअली हिल्टन यंग एक व्यक्ति है,
आयोग का नाम था रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, उसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग, इसीलिए इस आयोग का नाम पड़ गया हिल्टन यंग आयोग। और इन्होंने ये अनुशंसा की कि एक काम करते हैं हम कि हमें आरबीआई जैसी एक नई संस्था को बनाने का काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, जो चैम्बरलिन थे उन्होंने ये बोला था मद्रास मद्रास मुंबई और कलकत्ता, इन प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बनानी चाहिए, जिसे जिसे बाद में इंपीरियल बैंक बोला गया था। वो चैम्बरलिन ने केंद्रीय बैंक बनाने की अनुशंसा की थी। इंपीरियल बैंक 1921 में बनेगा, हम बात करेंगे उसकी हम अभी थोड़ी देर के बाद। तो हिल्टन यंग आयोग का संबंध आरबीआई के गठन से है, यानी आरबीआई जो बना है, आरबीआई नाम जो दिया गया है वो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा दिया गया। इनकी कमेटी को पढ़ा गया, इनकी रिपोर्ट को पढ़ा गया। आरबीआई एक्ट बनाया गया 1934 में। जब आरबीआई एक्ट बना 1934 में, तो इसमें कुल 61 सेक्शन रखे गए। सेक्शन का मतलब धारा है, जैसे संविधान बना तो अनुच्छेद बने थे, ऐसे ही कोई एक्ट बनता है तो कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो आरबीआई में कुल 61 नियम कानून की धाराएं बनाई गई हैं। सभी धाराओं में अलग अलग काम है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्योंकि आरबीआई का एक्ट हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको फैक्ट पढ़ाते समय इन कुछ एक्टों के बारे में बता दूंगा। जैसे कि इसमें टोटल कितने एक्ट में कितने सेक्शन है, तो आपने कहा सर 61 सेक्शन है। इस एक्ट को आधार बनाकर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ध्यान से सुनना, जब आरबीआई स्थापित हुआ था तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था। आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो आरबीआई प्रारंभ में म्यांमार और पाकिस्तान के लिए नोट छापने का काम करता था, भारत के साथ साथ। यह काम 1948 तक चला, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जब भी कोई पूछेगा आरबीआई के राष्ट्रीयकरण से क्या तात्पर्य है, तो आप उसको 2 जवाब देना। पहला, आरबीआई के ऊपर कुछ निजी लोगों का स्वामित्व था। सरकार ने उन निजी लोगों के शेयर को खरीदकर आरबीआई में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। एक राष्ट्रीयकरण का तरीका ये हो गया। और दूसरा राष्ट्रीयकरण का तरीका ये होता है कि आरबीआई अब भारत के अलावा किसी भी अन्य देश के लिए नोट और कोई भी अन्य बैंकिंग संबंधित कार्य नहीं करेगी। अब केवल और केवल आरबीआई भारत के लिए यह कार्य करेगी। इसीलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। ये डेट याद रखना आप लोग। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या हुआ है, 1 जनवरी 1949 को भारत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। अगर मैंने आरबीआई की जगह भारत बोला है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास है, यहाँ एक बार मुंह से जो निकल गया वो फाइनल है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम उतने भी गधे नहीं हो जितने तुम लोग मुझे देखते हो। इसीलिए कुछ बात अगर अनकॉन्शियस माइंड से टीचर बोल देता है ऑनलाइन में, तो आप उसको तूल ना बनाए। आप ये समझना कि हाँ, हो सकता है फ्लो में बोल दिया हो। अरे भाई, ऑनलाइन में बहुत तेज बोल रहा हूँ, मैं गोली की रफ्तार से बोल रहा हूँ। ये देखिए आप, जिससे आपके पास कम समय में ज्यादा फैक्ट पहुंच जाए। और आपको और तेज सुनना है तो उस पर जाके नॉर्मल की जगह 2 पॉइंट में डाल देना, तो मैं बहुत जल्दी बोलता हुआ सुनाई दूंगा आपको। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए ना। चलिए, अगला प्रश्न है गवर्नर के बारे में। पृष्ठभूमि चल रही है तो सुनो ध्यान से। आरबीआई का पहला गवर्नर 1935 में बना था ओसवान स्मिथ। यह एक विदेशी गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर थे ओसवान स्मिथ साहब। ओसवान स्मिथ साहब जब गवर्नर रहे तब तक आरबीआई के द्वारा नोट छपाई नहीं हुई। यानी ओसवान स्मिथ साहब आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने नोट पर साइन ही नहीं किए। कमाल की बात समझिएगा आप, थोड़ा सा इस फैक्ट को जरा गहराई से लीजिएगा। तो सर, नोट पर साइन करने वाला पहला गवर्नर कौन है? आरबीआई का वह गवर्नर जिसने जीवन में पहली बार नोट पर साइन किए हैं, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स टेलर। जेम्स टेलर जो 1937 से लेकर 1943 तक भारत में आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी विदेशी गवर्नर माने जाते हैं। इन्हीं के समय काल में आरबीआई ने अपना मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई चेंज किया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार नोट छापने की शक्ति आरबीआई को देता है। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है आरबीआई 1000 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं छाप सकता। यानी आरबीआई मैक्सिमम 1000 रुपए का नोट छाप सकता है। जैसे अभी आरबीआई मैक्सिमम 2000 का नोट छाप रहा है, लेकिन आरबीआई और कितना छाप सकता है? तो आप बोलेंगे मैक्सिमम 10,000 का। अगर आरबीआई को 10,000 से ज्यादा नोट छापना है तो आरबीआई एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। तो उस समय जो जेम्स टेलर थे, दूसरे नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने पहली बार 5 रुपए के नोट पर सिग्नेचर किए थे और उनके द्वारा मैक्सिमम 10,000 तक का नोट छापा गया था। 1937 की बात कर रहा हूं मैं।
1937 के बाद 43 तक ये रहते हैं। फिर 43 में भारतीय गवर्नर आते हैं जिनका नाम है सी डी देशमुख। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, समझिए। आरबीआई का पहला गवर्नर तो आप बोलेंगे ओसवान स्मिथ। दूसरा पहला भारतीय गवर्नर तो आप बोलेंगे सी डी देशमुख। लेकिन बीच में कौन रह गया तो आप बोलेंगे जेम्स टेलर। जेम्स टेलर की दो विशेषताएं, पहला भारत का पहला ऐसा गवर्नर जिसने नोट पर साइन किए, और दूसरा इन्हीं के समय काल में राजधानी जो है वो मुंबई लाई गई है कलकत्ता से। वर्तमान में कौन तुम्हारा अध्यक्ष है तो उत्तर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो उत्तर है गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये भारत के 25वें गवर्नर है। कौन से नंबर के गवर्नर है, भारत के 25वें गवर्नर है। उन्होंने अपना कार्यकाल 14 दिसंबर 2018 को अर्जित पटेल के इस्तीफा के बाद स्वीकार किया है। तो 2018 से ये आए हुए हैं। गवर्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है, तो यह दिसंबर 2022 तक रहने वाले हैं। यानी अभी ये आज से लेकर 8 महीने और सेवा देंगे आप लोगों को। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ कहाँ है तो सुनना ध्यान से। आरबीआई में टोटल 31 मुख्यालय हैं, यानी उसके ऑफिस जो है टोटल 31 हैं। इन 31 को कुछ इस प्रकार से बांटिएगा। एक तो मेन मुख्यालय हो जाता है, जिसको हमने काउंट कर लिया अलग से। मेन मुख्यालय को छोड़ने के बाद 31 बचते हैं। 4 क्षेत्रीय मुख्यालय होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। और ये क्षेत्रीय मुख्यालय कौन से होंगे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा दिल्ली और चौथा चेन्नई। और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो 27 बचते हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं। सेकंड पेपर भी है एमपीपीएससी में, और उसमें सीसेट आता है, और उसमें गणित भी आएगा। तो मैंने आपको जो डिजिटल वर्ड बोले हैं इनको अपने दिमाग में बैठाओ कि अगर टोटल 31 थे तो 31 में से 4 राष्ट्रीय स्तर के मुख्यालय 4 अलग अलग महानगरों में, एक मुख्य मुख्यालय उसको छोड़ दो, अगर उसको जोड़ते हैं तो 32 हो जाएंगे। तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, वो 27 क्षेत्रीय मुख्यालय है। समझ में आ रही बात ये। अभी वर्तमान में कितने उप गवर्नर हैं तो आंसर है आपका वर्तमान में 4 उप गवर्नर हैं। पहले का नाम है एमडी पात्रा, दूसरे हैं महेश जैन, तीसरे हैं राजेश्वर राव और चौथे हैं रविशंकर। सबसे नए हैं रविशंकर। रविशंकर को अभी हाल ही में सूचना विभाग का कार्यभार दिया गया है। यानी कि यदि आप आरबीआई में जाते हो और आपको आरटीआई लगानी है तो सूचना देने का काम कोई व्यक्ति तो करेगा, तो वो प्रभार रविशंकर को दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई की कई सारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट करने के लिए महेश जैन को अधिकारी बनाया गया है। तो महेश जैन आरबीआई के समन्वयक हैं, साथ ही साथ आरबीआई के उप गवर्नर भी हैं। तो ये आरबीआई की एक सामान्य सी पृष्ठभूमि है जो मैंने आपको चैम्बरलिन से लेके और वर्तमान में कितने उप गवर्नर है वहां तक सुनाया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं कि आरबीआई की कौन कौन सी सहयोगी संस्थाएं हैं। ध्यान से सुनना। आरबीआई की जो वर्तमान में सहयोगी संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें से एक है डीआईसीजीसी, दूसरा है बीआरबीएनएमपीएल, तीसरा है रैबिट और चौथा है इफ्टास। इनके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। रैबिट का मतलब होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ये 2016 में स्थापित हुई थी और इसका काम केवल इतना है कि जो आप टेक्नोलॉजी के द्वारा मनी ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो नेफ्ट करें, आईएमपीएस करें, आरटीजीएस करें, उन सब का प्रबंधन करने का काम इसी को सौंपा गया है। इसके अलावा एक और है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अथॉरिटी ऑफ सर्विसेज। इसका काम क्या होता है कि एक ऐसी संस्था है जो प्राइवेट कंपनियों और आरबीआई के साथ मिलकर बनी हुई है। क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी का रोल है, इसीलिए इसे कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका काम आरटीजीएस यानी कि मनी ट्रांसफर के साथ साथ फोन पे या अन्य जो सुविधाएं गवर्नमेंट देती है एमपीसीआई के द्वारा, उसको भी नियंत्रित करना और रेगुलेट करना और उनको जो समस्याएं आती है उसमें सुझाव देना। आप इतना याद रखो कि रैबिट और इफ्टास टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इससे ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो, उस चीज पर कतई जोर मत दो जो तुम्हारे पास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अब आरबीआई की सहयोगी थी, अब नहीं है। कौन कौन सी? नाबार्ड। एक समय ऐसा था कि नाबार्ड कभी दोस्त हुआ करती थी, सहयोगी हुआ करती थी आरबीआई की। और एक है नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड तो मैं कहूंगा कि उतना नहीं था, इसको अलग से बनाया गया, लेकिन नेशनल हाउसिंग जो बैंक है ये पूरी तरह से सहयोगी हुआ करती थी। किसकी? आरबीआई की। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब किसके बारे में, डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी क्या है? आरबीआई की एक सहयोगी संस्था है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सीधी सी बात, ये क्या आप पढ़ा रहे हो सर, इसका काम क्या है? अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो, मान लो वो बैंक में आपने 2 लाख रुपए जमा कराया और उस बैंक का दिवालिया हो जाता है, तो उस पैसे को देने की गारंटी आरबीआई की कौन सी संस्था लेती है? तो आंसर है डीआईसीजीसी। यदि आपकी बैंक दिवालिया हो जाती है और उस खाते में 2 लाख रुपए थे, तो ये डीआईसीजीसी आपको 2 लाख रुपए वापस करेगी। अगला प्रश्न, सर अगर मेरे खाते में 6 लाख रुपए हैं तो क्या ये पूरा 6 लाख रुपए वापस करेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। डीआईसीजीसी अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही वापस करेगी। यानी अगर आपके खाते में 6 लाख रुपए हैं तो ये 5 लाख रुपए आपको देगी, 1 लाख रुपए डूब जाएगा। लेकिन आपके खाते में अगर 2 लाख रुपए हैं तो तुम इससे 5 लाख का क्लेम थोड़ा ना करोगे। 2 लाख है तो 2 लाख मिलेगा, अधिकतम 5 लाख रुपए। कब स्थापित हुई है? तो 15 जुलाई 1978 को। देखो ध्यान से, 2020-21 के बजट से पहले डीआईसीजीसी 1 लाख रुपए तक का भुगतान करती थी, लेकिन बैंकों पर विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, निर्मला सीतारमण उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बजट में अनाउंस किया था 2020-21 में कि अब डीआईसीजीसी 1 लाख से बढ़ाकर उसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डीआईसीजीसी आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न ये है कि सर क्या डीआईसीजीसी सभी के लिए कवर करता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। डीआईसीजीसी सभी को कवर नहीं करता। किसको कवर नहीं करता? प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। सर ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है? मैं बताता हूँ। आपने कोऑपरेटिव बैंक का नाम अभी जस्ट मेरे मुंह से सुना हुआ है। कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती हैं उसमें 3 स्तर होते हैं, स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक की ऐसी बैंकें हैं जो गांव के लेवल पर काम करती हैं। तो यदि आपने अपना पैसा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में रखा हुआ है, यानी कोऑपरेटिव बैंक की सबसे निम्न वाली ब्रांच में रखा हुआ है, और वो अगर डूबती है तो आपको डीआईसीजीसी पेमेंट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आपने विदेशी डिपॉजिट वाले व्यक्ति हैं, विदेशी डिपॉजिट का मतलब आपने अपना पैसा, विदेश में रहते हैं आप, एनआरआई हैं और आपने पैसा यहाँ पर रखा हुआ है विदेशी डिपॉजिट के रूप में, तो आपका पैसा डूबने पर डीआईसीजीसी आपको पेमेंट नहीं करेगा। तीसरा है इंटरबैंक डिपॉजिट। एक्चुअली एक बैंक में शब्द होता है एनडीटीएल। एनडीटीएल से बड़ा शब्द होता है जीडीटीएल, ग्रॉस डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। तो जब जीडीटीएल में से इंटरबैंक का लोन निकाल दिया जाता है तब एनडीटीएल बचता है। तो जो बीच में इंटरबैंक वाला रखा हुआ है उस पर भी सरकार डीआईसीजीसी लागू नहीं करती। अब आप बोलोगे सर आप जो इतने हैवी शब्द बोल रहे हो ये तो हमारे ऊपर से निकल रहे हैं। ये अभी निकल रहे हैं और जब बेटा एग्जाम होगा तब भी निकलेंगे। तो उस मनोवृत्ति से बाहर आओ जो आपको मिल रहा है कि वो हमें एसबीआई में, आरबीआई में सर ये पढ़ा दिया है, कुछ नहीं होना है उससे आपका। आप यकीन मानिए पेपर का लेवल आपने एमपीपीएससी का देखा, अनप्रेडिक्टेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी दिशा भूल जाइए, लेकिन अगर उसने एक शब्द दिया है आरबीआई, तो मैं मानता हूँ आरबीआई अपने आप में पूर्ण रूप से पढ़कर जाइए आप, तो आपको कठिनाइयां तो होंगी और हो सकता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, हो नहीं सकता मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन आपको जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इनको आप देख तो सकते हो, ऑप्शन आए तो हटा तो सकते हो। फिर एक और शब्द आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसमें भी अगर आप पैसा लगाते हैं डीआईसीजीसी इसकी गारंटी नहीं देता। मैं एक बात और बोल दूं आपको क्लियर करके, एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि एमपीपीएससी बोलता है, आपको पढ़ के आना, इसका भी पैसा अगर आप जमा करते हो, डिपॉजिट वाला हो या नॉन डिपॉजिट वाला हो, किसी भी प्रकार की डीआईसीजीसी गारंटी नहीं देता। ये बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं मानता हूँ कि डीआईसीजीसी मोटी मोटी बातें समझ में आ रही हैं। एक और क्वेश्चन कभी आ सकता है कि सर अगर मैंने 3 लाख रुपए जमा किए हैं और मेरा ब्याज 50,000 रुपये हो रहा है तो मुझे मूलधन मिलेगा कि ब्याज भी मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल। जवाब ये है कि डीआईसीजीसी आपको ब्याज के साथ मूलधन दोनों वापस करेगा। अगर आपने 3 लाख जमा किए हैं और 50,000 का ब्याज हो रहा है और बैंक डूब गई है तो आपको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक और बात, किस किस अकाउंट पर कवर होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, यानी चारों प्रकार के अकाउंटों पर डीआईसीजीसी लागू होगा। निश्चिंत रहिए। कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि करंट अकाउंट पर डीआईसीजीसी लागू नहीं होता, गलत होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में आता है तो इन चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन सही माने जाएंगे। अब ये समझ रहे हो तुम लोग? अच्छा यहाँ तो कोई है ही नहीं है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा हम लोगों को कि हमारा स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, आप कंफर्ट फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अच्छा, जो भी आप लोगों का सलाह हो, सजेशन हो, है ना, जो भी समस्या हो, आप अपने कमेंट में पढ़िए, हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी और आपको प्रॉपर रिप्लाई भी करेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी आपके साथ समस्या है आप जुड़िए हमसे, हम आपका सुनेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो ध्यान से क्या करने वाले थे, फिर आप भूल मत जाना चीजों को। हम सहयोगी संस्थाएं पढ़ रहे हैं, वो इन सहयोगी संस्थाओं में पहला हमने पढ़ा है DICGC, अब दूसरी संस्था का नाम है BRB NMPL। अब ये BRB NMPL क्या है सर, इसको समझाइए जरा। सुनो ध्यान से। भारत में नोट छपाई का काम होता है, तो नोट छपाई या फिर सिक्के की ढलाई, जहां सिक्के की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम के लिए मिंट। लेकिन जहां नोट छपाई होती है उसे बोलते हैं नोट प्रेस। अब तीन चीजें होती हैं, एक शब्द होता है नोट प्रेस, एक शब्द होता है पेपर मिल, और एक शब्द होता है सिक्योरिटी प्रेस। तो इसका अर्थ क्या है समझिएगा। जब मैं आपसे बोलूं पेपर मिल, तो पेपर मिल का मतलब समझिएगा, पेपर मिल का मतलब ऐसी संस्था जो नोट छापने के लिए कागज बनाती हो, कोरा कागज। और जो पेपर मिल है ये भारत में केवल एक ही जगह है, वो है होशंगाबाद। और मैं ऐसी मजाक में बोलता हूं कि भारत में यदि सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित जगह है तो दो ही है, पहला पेपर मिल और दूसरा राष्ट्रपति भवन। पेपर मिल के आसपास इतनी सिक्योरिटी है MP के होशंगाबाद में, 1968 में स्थापित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये पेपर मिल अकेली पूरे भारत के लिए पैसे की आपूर्ति या पैसे के लिए छपने वाले कागज की आपूर्ति कर देता है। नोटबंदी के दौरान हमें बाहर से आयात करना पड़ा था, स्विट्जरलैंड से, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसकी इतनी काबिलियत है कि ये पूरे भारत में छपने वाले नोटों के लिए कागज की उपलब्धता करा देता है। तो मैं बोलूंगा पेपर मिल, आप समझ लेना कागज छपाई का काम। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। मैं बोलूंगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। तो समझ लेना ऐसा स्थान जहां पर प्रमाण पत्र छपते हों, जहां पर बॉन्ड छपते हों, सिक्योरिटी छपते हों, या किसी भी प्रकार का ऐसा सरकारी कागज छपता हो जो आपने जीवन में कभी देखा हो, जैसे आपकी मार्कशीट, जैसे पद्मश्री प्रमाण पत्र, भारत रत्न प्रमाण पत्र। इनको छपने के लिए कहीं विशेष जगह पर छपाई होती है, उन विशेष जगह वाली फैक्ट्रियों को सिक्योरिटी प्रेस कहा जाता है। और तीसरा ऐसा शब्द आएगा जो आपको परेशान नहीं करेगा आप ज्यादा, जिसे बोलते हैं नोट प्रेस। मैं बोलूंगा नोट प्रेस, तो ऐसी फैक्ट्री जहां पर नोटों की छपाई होती है। तो तीन अलग अलग नाम है, पेपर मिल यहाँ कागज बनता है, सिक्योरिटी मिल यहाँ पर प्रमाण पत्र छपते हैं, नोट प्रेस यहाँ पर नोट की छपाई होती है। चौथा शब्द आएगा टकसाल, जहाँ पर सिक्के की छपाई होती है। मैं मानता हूं कि आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं तो वापस से आइए, सुनो ध्यान से। भारत के पास, अगर मैं यहाँ पर एक डाटा लिखूं, भारत के पास पेपर मिल की संख्या कितनी है। पेपर मिल तो समझ में आ रही है अब आपको, तो टोटल एक है भारत के पास पेपर मिल। दूसरा नोट प्रेस भारत के पास कितने हैं। नोट प्रेस का मतलब जहां पैसे की छपाई होती है, तो नोट प्रेस भारत के पास 4 है। सिक्योरिटी प्रेस कितने हैं भारत के पास, तो सिक्योरिटी प्रेस भारत के पास 2 है। सिक्योरिटी प्रेस का मतलब बताओ, तो हाँ सर वही प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह छपते हो। सिक्योरिटी प्रेस में नोट नहीं छपते बेटा, है ना, ध्यान रखना। और फिर बचता है हमारा टकसाल। टकसाल माने जहां सिक्कों की ढलाई होती हो। टकसाल की संख्या 4 है, तो टोटल गिनो, 4 2 6 4 10 और 1 11। तो मुद्रण से संबंधित जो कार्य करने वाली इकाइयां हैं उनकी संख्या 11 है। अब इन 11 को मैं बांट दूंगा 2 भागों में, जिसमें से 9 केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं और 2 RBI के अंतर्गत आती हैं। अब चूंकि RBI तो खुद छापेगी नहीं जाके, इसीलिए RBI की सहयोगी संस्था काम करती है, मैं ये कहना चाहता हूं। और उस सहयोगी संस्था का नाम है BRB NMPL। ये जो सहयोगी संस्था है ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ नोट छापने का काम करेगी। क्योंकि नोट छापने का काम भारत में 4 ही जगह होता है या 4 ही इकाइयों में होता है, जिसमें से 2 इकाइयां केंद्र सरकार के पास है और 2 इकाइयां राज्य RBI के पास है। माफ कीजिएगा, राज्य सरकार नहीं, RBI के पास है। अब BRB NMPL जो कि 2 जगह नोट छपाई करती है, पहला मैसूर में और दूसरा सालबोनी में। मैं आपको बताऊं, ये जो संस्था है ये लगभग फरवरी के महीने में
1995 में स्थापित हुई। अब चूंकि ये संस्था 1995 में स्थापित हुई, तो इन लोगों की भी स्थापना मैसूर और साल्बोनी की 1995 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन मैसूर ने जो अपना काम शुरुआत किया था वो किया था 1999 में, लगभग, अलग अलग डेट मिलेगी, घबराना नहीं। और साल्बोनी ने लगभग काम शुरू किया था प्रॉपरली 2000 में। लेकिन इसकी संबंधित जो अपेक्स बॉडी है वो 1995 में बन चुकी है, बच्चों ध्यान रखना। पूरी फुल स्विंग में ये लोग अब आए हैं। मैसूर कर्नाटक में है और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। ध्यान सुनना, मैसूर में ही एक जगह है जिसे बोलते हैं मैसूर पेंट वानिस लिमिटेड, MPVL। मैसूर पेंट वानिस लिमिटेड कर्नाटक राज्य के अधीन एक संस्था है और मैसूर पेंट वानिस लिमिटेड ही भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां निर्वाचन से संबंधित स्याही बनाई जाती है, वह स्याही जो हमारी उंगलियों पर लगाई जाती है। इसके अलावा हम आगे जाते हैं। साल्बोनी पश्चिम बंगाल में 2000 में पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया और यह RBI के अधीन नोट छापने की इकाई है और इसको मशीनी सहायता प्राप्त की है जापान ने। यानी अगर साल्बोनी की मशीनों में कोई तकनीकी खराबी आती है तो इसके इंजीनियर और इससे संबंधित उपकरण जापान से आते हैं। वहीं मैसूर जो है वो कर्नाटक में है, पूरी तरह से 1999 में कार्य में आ गई थी और स्विट्जरलैंड की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। सेम बात यहीं पर, कमी होगी तो स्विट्जरलैंड से इंजीनियर आएगा। अब मैं क्या कहना चाहूंगा उसको सुनो। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब विमुद्रीकरण हुआ 2016 में, भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। एक आजादी से पहले 1946 में, फिर 1978 में और फिर 2016 में। 1978 में मोरारजी देसाई हुआ करते थे, 1000 का नोट तब भी बंद किया गया और 2016 में मोदी जी हुआ करते थे, 1000 का नोट तब भी बंद किया गया। आगे समझिएगा थोड़ा सा क्या कहना चाहूंगा कि जब रघुराम राजन उस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे 2016 से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, मोदी जी ने या फिर भारत सरकार ने RBI के ऊपर ये कहा होगा कि हमें इस प्रकार की जरूरत पड़ने वाली है तो नोट छापने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 4 इकाइयां बड़ी बड़ी केवल और केवल भारत में ही हैं, जिसमें से 2 केंद्र के पास है और 2 RBI के पास। तो हो सकता है कि रघुराम राजन उस बात के लिए राजी ना हुए हों तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उर्जित पटेल 24वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था उन्होंने। तो आप जब भी नोटबंदी से संबंधित कोई भी नोट देखेंगे 2000 और 500 का नया नोट, तो उस पर उर्जित पटेल के साइन दिखेंगे, रघुराम राजन के नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात समझिएगा थोड़ी सी बात मैं इसमें क्या इनपुट करना चाह रहा हूँ। 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई थी तो BRBNPL ने यानी RBI की सहयोगी संस्था ने यानी कि मैसूर ने और साल्बोनी ने दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और यह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये था 20,000 मिलियन पीसेज ऑफ नोट्स। 20,000 मिलियन पीसेज ऑफ नोट्स बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? BRNPL। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा नोट छापने का अगर एक अधिकार दिया गया है तो किसके पास है? वो RBI के पास। इधर आते हैं बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 9 इकाइयां हैं जो मुद्रा से संबंधित काम करेंगी, जिसमें से 2 इकाइयां ऐसी हैं जो नोट छापेंगी, 2 इकाइयां ऐसी हैं जो प्रमाण पत्र बनाएंगी, 1 इकाई ऐसी है जो नोट का कागज बनाएगी और 4 इकाइयां ऐसी हैं जो सिक्के छापेंगी। 2 इकाइयां कौन कौन सी हैं जो नोट बनाती हैं? तो आप इसमें जवाब देंगे कि जो 2 इकाइयां हमारे पास हैं उसमें से एक है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है और दूसरी है नासिक। देवास के बारे में ये बात सुनना, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के दौरान 24 घंटे नोटों की छपाई हुई थी। अब 24 घंटे नोटों की छपाई तब होगी जब कागज बनेगा। तो कागज कौन बनाता है? तो आप बोलोगे पेपर मिल। कहां पर है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद ने 24 घंटे कागज बनाने का काम किया, फिर भी कागज की पूर्ति नहीं कर पाई। तभी भारत को बाहर से कागज की आपूर्ति करनी पड़ी थी। ये विशेष प्रकार का कागज होता है, इसमें 80% कॉटन होता है। ध्यान रखना, जो नोट का कागज होता है उसमें 80% कॉटन होता है, कपड़े जो बना होता है। बहुत अलग प्रकार का कागज होता है, बहुत महंगा कागज होता है। तो कागज की सप्लाई तो होशंगाबाद ने की थी 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, लेकिन उस कागज की छपाई के लिए जो इंक चाहिए वो किसने दिया था? तो आंसर है देवास। देवास जो नोट छापने की इकाई है वो इंक की सप्लाई कर रही थी लगातार, उसने इंक को प्रदान किया था। 1974 में देवास ने काम करना शुरू कर दिया था। बच्चों 1973 नेट पे दिखाई देगा, आप आंसर को 1974 लगा के आइए क्योंकि उसने प्रोडक्शन 1974 में शुरू किया था। दिसंबर 1973 आएगा लेकिन 74 माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासिक भारत का पहला ऐसा इकाई था जिसने पहली बार नोट छापा था भारत में।
यानी कि 1928 के आसपास नोट छापने के लिए लगाई गई थी ये आरबीआई इसके सरकार के अंतर्गत। तो सबसे पुराना नोट प्रेस भारत का नासिक है, 1928 में लगाया गया था, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं सिक्योरिटी प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है सर? वही जिसपे प्रमाण पत्र बने, कोई भी ऐसा बॉन्ड बने, डिवेंचर बने, प्रतिभूति बने, स्टाम्प पेपर बने, ये सब बनाने का काम सिक्योरिटी पेपर मिल्स का होता है। यहाँ नोट नहीं छपते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का नोट नहीं छपेगा। भारत में 1982 में हैदराबाद में लगाया गया था और नासिक में 1925 में लगाया गया था। कहीं कहीं 1926 मिलता है, आप 1925 इसको मान के सही चलिएगा। जहां डेट पर डिस्प्यूट हो वहां मेरी डेट को प्राथमिकता दीजिएगा आप लोग। चलिए फिर आते हैं पेपर मिल 1968 होशंगाबाद। पेपर मिल आएंगे 1968 होशंगाबाद। तो पेपर मिल में क्या होगा, क्लियर है। टकसाल माने सिक्के छपते हो, तो 4 टकसाल है मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और नोएडा में। मुंबई वाली बनी थी 1829, हैदराबाद 1903, कलकत्ता 1952 और नोएडा 1988। सबसे नवीनतम कौन सी है? नोएडा। सबसे पुरानी कौन सी है? मुंबई। सबसे आधुनिक कौन सी है? हैदराबाद। इतना ध्यान रखना है। तो मैं मानता हूं कि मैंने आपको 2 संस्थाएं कंप्लीट करा दी हैं, पहला DICGC और दूसरा BRMBAPL। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम पहुंचते हैं आपके साथ आरबीआई की कार्य प्रणाली समझने के लिए। बच्चों कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उतनी ही बात करूंगा जो आपके फैक्ट में आने वाली है। जैसे आरबीआई 2 प्रकार से काम करती है बच्चों। पहला, मौद्रिक नीति का मतलब नीतियां बनाएगी, नीतियां जैसे कि तरलता को नियंत्रित कैसे किया जाए। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य तरलता माने पैसे का नियंत्रण करना है, क्योंकि पैसे का अपना उद्देश्य होता है। आप एटीएम से अगर पैसे निकालते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ खरीदने के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो वास्तव में आपकी जेब में जो पैसा है वो पैसा नहीं, वो वस्तु है। अगर पैसा होगा तो आप वस्तु खरीदेंगे, और सभी लोग अगर वस्तु खरीदेंगे तो वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी, और इकोनॉमिक्स में जिसकी मात्रा कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अगर आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो तुम्हारे द्वारा की गई मांग को नियंत्रित करना पड़ेगा। और तुम मांग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तो पैसा तुम्हारा अगर आरबीआई छीन ले तो तुम मांग नहीं करोगे। तो कुल मिला के आरबीआई आपके पैसे को नियंत्रित करती है, और वो नियंत्रित कैसे करेगी उसके लिए नीति बनाती है, और उन्हीं नीतियों को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति जो है वो तुम्हें मैं बता दूं, मौद्रिक नीतियां आरबीआई बनाती है और राजकोषीय नीति संसद बनाती है। राजकोषीय नीति तब बनेगी जब संसद की बैठक होती है, जैसे मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र। लेकिन आरबीआई हर 2 महीने में अपनी नीति बनाती है। अभी हाल ही में आरबीआई ने 8 दिसंबर 2021 को अपनी नीति बनाई है। अगली नीति जो आरबीआई की आएगी वो 8 फरवरी 2022 को आएगी। आरबीआई का जो वित्तीय कार्यकाल होता है वो 1 जुलाई से जून तक होता है, और सरकार का वित्तीय वर्ष मार्च से अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से और मार्च होता है। ये आप समझ रहे होंगे। इनका जुलाई से जून होता है और सरकार का 1 अप्रैल से मार्च, 31-30 मार्च जो भी होता है। मौद्रिक नीति मांग और आवश्यकता के अनुसार काम करती है। राजकोषीय नीति आपूर्ति और आवश्यकता के अनुसार काम करती है। हम बात करेंगे जब हम आपको मेंस में इसके साथ डील करेंगे, हमारे प्रीवियस सिलेबस नहीं। मैंने यहाँ पर चीज लिखा है, एक शब्द लिखा है सेक्शन 7, केंद्र सरकार को सलाह देना। ये बहुत बड़ा केस हुआ था उर्जित पटेल के साथ। हमारे आरबीआई की धारा सेक्शन 7 में लिखा है कि आरबीआई सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगी। अब उर्जित पटेल से बीजेपी सरकार ने कहा था कि आप जो बैंक्स हैं कॉमर्शियल, उनसे पीसी हटा लीजिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबंध होता है कॉमर्शियल बैंकों पर कि वो किसी और को ऋण नहीं दे सकते। ये उन पर लगाया जाता है जिनका कर्जा ज्यादा हो गया है। माने मैं एक बैंक हूँ, मैंने आपको 20 रुपए दिए और मैं 20 रुपए वो आपसे वसूल नहीं पाया, तो मैं घाटे में चला गया। चूंकि मैं घाटे में जा रहा हूँ तो इससे आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। मैं घाटे में इसलिए गया क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे आपको लोन दे दिया था, तो मुझे दंड के रूप में आरबीआई मेरे ऊपर दूसरा जो मैं किसी को लोन देने वाला हूँ वो मना कर दूंगा, जिसे पीसीए कहा जाता है। मोदी सरकार इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उससे उनकी छवि खत्म हो रही थी, और 2016 में आर्थिक मंदी भी आ रही थी। 17 में मंदी का दौर था बहुत तगड़ा वाला।
कोरोना से पहले भी भारत में मंदी थी, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाया गया है। तो जब मोदी सरकार ने उनसे बोला, यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, तो उन्होंने बात नहीं मानी उर्जित पटेल ने। तो एक प्रावधान है आरबीआई एक्ट में सेक्शन 7 को धारा 7 कहा जाता है। धारा 7 केंद्र सरकार के पास एक ऐसी पावर है जो आरबीआई को कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती है। भारत में 2 घटनाएं अभी तक नहीं हुई हैं। एक, भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और दूसरा, भारत में भी धारा 7 आरबीआई पर यूज नहीं हुई है। धारा 7 को लगाने की धमकी के कारण ही, ऐसा मैं अनौपचारिक रूप से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना, समझाने के लिए, के कारण ही उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये धारा 7 ही है जिसकी वजह से उर्जित पटेल ने छोड़ा था, क्योंकि धारा 7 के द्वारा उन्हें धमकी दी गई थी पीसीए लगाने की, जिसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आरबीआई की कार्यप्रणाली क्या होती है? तो एक तरफ तो आरबीआई मौद्रिक नीति के रूप में काम करता है, और दूसरी तरफ वो बैंकिंग का काम करता है। बैंकिंग का मतलब, इन्होंने मौद्रिक नीति बना दी, भैया इतने % पर तुम्हें ब्याज देना ही होगी मौद्रिक नीति। अब ब्याज देने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या क्या काम होते हैं? तो बैंकिंग में पहला काम होता है कि नोटों की छपाई और नोटों को बांटना। धारा 22 आरबीआई एक्ट में नोटों की छपाई के बारे में बात करता है, और आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि 10,000 से बड़ा नोट नहीं छाप सकते, और कॉइनेज एक्ट 2011 में लिखा है कि 1,000 से ज्यादा का सिक्का नहीं छापा जा सकता भारत के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। ये मोटी बात है जो आपको फैक्ट रूप में याद रखनी है। अब विनियमन का मतलब क्या होता है? विनियमन का मतलब है नोट छप चुके हैं, अब नोट बांटना है, तो बांटने के लिए ब्याज दर डिसाइड करनी है। ब्याज दर कौन डिसाइड करेगा? मौद्रिक नीति। तो वो ब्याज दर डिसाइड होने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? तो धारा 21 से। धारा 21 का मतलब ये है कि जो ब्याज दरें डिसाइड हो रही हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, वो धारा 21 में दिखाई गई हैं, जिसकी वजह से रेट का निर्धारण करना और सरकार के लिए व्यापार करना। सरकार के लिए व्यापार का क्या मतलब है? कभी आपने सुना हो आरबीआई ट्रेजरी बिल ला रही है। देखिए, शेयर मार्केट अगर चलाना है तो डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है, बैंक में खाता खोलना है तो लेजर अकाउंट का होना जरूरी है, और अगर आपको बॉन्ड खरीदना और बेचना है तो गिल्ट अकाउंट का होना जरूरी है। गिल्ट एज मार्केट का मतलब है ऐसा बाजार जहां सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री की जाती हो। तो ध्यान रखना, सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री आरबीआई करता है, तो आरबीआई सरकार के लिए व्यापार का काम भी करता है। तो वो किस धारा के द्वारा करता है? तो धारा 21 में। ध्यान सुना, धारा 21 में सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना भी लिखा हुआ है। आपने सुना होगा आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई सरकार का बैंक है, तो सरकार के लिए काम करेगा, ये धारा में लिखा है, किसमें? 21 में लिखा है। मैं मानता हूं कि आपको छोटा छोटा ये आरबीआई का बैंकिंग प्रणाली समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आरबीआई का गठन मिलता है। गठन का मतलब बोर्ड, बोर्ड का मतलब सदस्य, कितने लोग होंगे? सेक्शन 8 में लिखा हुआ है एक गवर्नर होगा जो कि शक्तिकांत दास है। ध्यान सुनना, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं, 24वें नंबर के उर्जित पटेल और 23वें नंबर के रघुराम राजन। मनमोहन सिंह भी भारत में आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1982 से 1985 के बीच में। मनमोहन सिंह जब गवर्नर थे तब इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही उनके कार्यकाल में, और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे उनके कार्यकाल में। क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो 31 अक्टूबर को ही सुबह मृत्यु हुई थी 9:30 बजे। 31 अक्टूबर को ही उस समय राजीव गांधी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर के द्वारा दिल्ली एम्स में आते हैं और उन्हें शपथ दिलाई जाती है उसी दिन वो प्रधानमंत्री बनते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री भी रहे 1991 के बाद, और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो वो पहले ऐसे गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैं एक क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम समय के लिए आरबीआई का गवर्नर कौन रहा? तो सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे थे जिनका नाम था 20 दिन के लिए रहे थे, बड़ा अच्छा नाम है उनका, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष आरबीआई के गवर्नर रहे थे केवल 20 दिन के लिए। ये रहे हैं 1985 जनवरी से 4 फरवरी 1985, 20 दिन के लिए। सबसे लंबे समय के लिए आरबीआई गवर्नर कौन रहा? तो सबसे लंबे समय के लिए आरबीआई गवर्नर रहे थे बेनेगर रामाराव। बेनेगर रामाराव 1949 से लेकर 1957, 7 साल से अधिक वो भारत के गवर्नर रहे थे। आरबीआई जो बैंक है वो सिक्किम राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए बैंकों का कार्य करती है, यानी कि आरबीआई राज्यों के लिए बैंक का काम करती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल है।
लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके लिए आरबीआई बैंक के रूप में काम नहीं करती। कारण, सिक्किम में स्टेट सिक्किम बैंक है जो उसके लिए क्षेत्रीय बैंक का काम करती है। 2011 से पहले आरबीआई जम्मू कश्मीर के लिए भी काम नहीं करती थी, लेकिन 2011 के बाद अब आरबीआई जम्मू कश्मीर के लिए एज ए बैंक काम करती है। तो अगर पूछा जाए आरबीआई किस राज्य के लिए काम नहीं करती, तो वो देना मुस्कुराते हुए कि सिक्किम के लिए काम नहीं करती, क्योंकि वहां पे लोकल डेवलपमेंट एरिया खुद ही बैंक्स काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नर हो गया भैया, 4 उप गवर्नर है, महेश जैन, एमडी पात्र, रविशंकर और राजेश्वर राव। 4 क्षेत्रीय कार्यालय के गवर्नर आ जाएंगे, चेयरमैन आ जाएंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। 10 सदस्य जो चुने जाएंगे वो भारत सरकार चुने जाएंगे और अलग अलग क्षेत्र से, कोई सीए होगा, कोई फलाना होगा, ठिकाना होगा, अपने अपने क्षेत्र के जो मूर्ख ज्ञानी है, सॉरी ज्ञानी है, वो आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। आगे सदस्य वित्त मंत्रालय से 2 आएंगे जो बोर्ड का भार संभालेंगे। तो कुल मिला के 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य होते हैं। किसमें? आरबीआई के बोर्ड में। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, आरबीआई की बैठक चलती है ना, तो मान लो कि आज बैठक होनी है, 2 महीने के बाद प्रत्येक सदस्य को 20,000 रुपए दिया जाता है प्रत्येक बैठक, और इसके अलावा जितने दिन बैठक चलेगी तो प्रत्येक दिन का भत्ता 1200। मान लो कि 8 फरवरी को बैठक होनी है, 3 दिन चलेगी, तो 12×3=3600 रुपए भत्ता और 20,000 रुपए प्रत्येक बैठक। तो इनके तो जलवे हैं। चलो आगे बढ़ो। अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है आरबीआई का? देखिए, आरबीआई के उद्देश्य मेंस की दृष्टि से समझ में आता है, प्री की दृष्टि से एक उद्देश्य ध्यान रखना, आरबीआई लाभ के लिए काम नहीं करता, बात खत्म। बाकी समावेशी विकास, सूक्ष्म वित्त, फलाना ठिकाना, ये सब चीजें आपको इसमें करना है। ये मेंस की दृष्टि से पॉइंट क्या पकड़ा आपने? लाभ के लिए काम नहीं करता, तरलता को नियंत्रित करता है, वित्तीय समावेशन लाता है, मुद्रास्फीति में स्थिरता लाता है, वो सब चीज जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है लाता है, केवल लाभ छोड़ के लाभ के लिए काम नहीं करता है आरबीआई, ये ध्यान रखना है। फिर आता है कार्य। कार्य में समझिए, पहला कार्य है नोट का निर्गमन करना। नोट का निर्गमन का मतलब पैसे छाप कर बांटने का काम करता है, निकालने का काम करता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव साइन करता है, शेष पर आरबीआई का गवर्नर साइन करता है। 2000 का नोट कभी आपने ध्यान से देखा हो? अभी कहाँ से देखोगे? एसडीएम बनो, करप्शन करो, फिर मिलेगा 2000 का नोट। तो इसका जो रंग होता है 2000 के नोट का, वो मैजेंडा होता है, और जो इसके पीछे का चिन्ह है, पीछे छपा रहता है ना कुछ, जिसे मैटिफ कहते हैं, तो वो मंगलयान है। पीछे का जो चिन्ह है वो मंगलयान है। ऐसे ही 500 का नोट का कलर कैसा है? स्टोन ग्रे है, हिंदी में कहूँ तो चट्टानी भूरा। आप ऐसा पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके पीछे लाल किला छपा हुआ है। 200 रुपए का नोट ब्राइट येलो है, यानी चमकीला पीला, और इसके पीछे सांची का स्तूप है। अब चूंकि सांची का स्तूप है तो इसके पीछे क्वेश्चन बना लो, यूनेस्को में है कि नहीं, किस राज्य में है, किस जिले में है। ये क्वेश्चन करने का तरीका आपका है। इसे बोलते हैं डायमेंशन, आयाम वाली पढ़ाई। आयाम तो छोड़ ही दो, आप लोग फैक्ट के पीछे इतने पागल हो, इसीलिए आप लोगों का प्री नहीं होता है। सर हम 60 पे अटक गए, सर 62 पे अटक गए। अबे 100 क्वेश्चन आने हैं प्री में, 20 छोड़ के आने हैं। तो जहां तुम्हें परेशानी है छोड़ दो, 20 छोड़ना है ना। जिसमें दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, थोड़ा सा जगते हुए पढ़ो। लेवेंडर क्या होता है? अरे बैगनी कलर, बटा कलर। ये कलर का शौक मोदी जी को था, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कलर उन्होंने चुने हैं, ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ, समझ ध्यान से। लेवेंडर क्यों चर्चा में है? 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, वो लेवेंडर कलर में ही था। लेवेंडर पर्पल कलर जैसा होता है। इस पे रानी की बाव माने होता है एक ऐसा तालाब जिसको सीमेंट या पत्थरों से बनाया गया हो, बावड़ी बोलते हैं राजस्थान और गुजरात में। राजाओं के द्वारा बनाया जाता था, पानी संचय करने के लिए, जल संसाधन का सबसे अच्छा माध्यम, जिसे हम परंपरागत तकनीक कहते हैं जल संरक्षण की। 50 रुपए के नोट पर फ्लोरेंट ब्लू है और हम्पी के खंडर और चैरियट बना हुआ है। 20 रुपए के नोट पर जो कलर है वो ग्रीनिश येलो है, और इस पर एलोरा की गुफा बनी हुई है। 10 रुपए के नोट पर क्या है? निकालो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए होंगे और उसको होमवर्क करके कंप्लीट कर लो नोट्स पर। मेरे पास जगह नहीं बची तो मैंने ये काम कर दिया है। इसके अलावा आरबीआई के और क्या काम है? आरबीआई के काम बैंक का काम करना, सरकार के बैंक का काम करना, वित्तीय स्थिरता लाना, इन सब काम आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आरबीआई का एक बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़िए, डिटेल से लिए। एक डेमो क्लास है, इसका फुल वीडियो आपको मिलेगा ऐप पर।
ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।